इस लेक्चर में बेटा हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी एरिया, कि किसी एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से पास हो रही है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एन एरिया is an electric field represents the total number of electric field lines crossing this area। क्या लिखोगे? Electric flux through an area can be represented as number of electric field lines crossing this area, कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया के अंदर से क्या है बेटा? क्रॉस हो रही है। तो दो चीजों पे डिपेंड करेगी। क्या है? दो चीजों पे डिपेंड करेगी। किस किस पे? एक तो किस पे? एरिया पे। किस पे बेटा? एरिया पे। तो मतलब किस पे डिपेंड करेगी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई ई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई ई से। तो फाई ई डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स। नंबर वन क्या है? डेल्टा एस, की कितना एरिया है। जितना ज्यादा एरिया होगा उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? पास करेगी और उतना ही ज्यादा क्या होगा? मैग्नेटिक ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। सेकंड किस चीज पे डिपेंड करती है बेटा? कि स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकंड किस चीज पे डिपेंड करेगी? स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई, कि कितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है। और तीसरी किस चीज पे डिपेंड करेगी? एक चीज और आएगी क्या? कि मान लो इस तरह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, ठीक है? तो इसके आगे कोई एरिया रखो, ये रख दिया कोई एरिया, ठीक है? तो दो चीजों पे डिपेंड करेंगे। एक तो ये कितनी, इसकी डेंसिटी कितनी है, मतलब कितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो हमने क्या है? लिख लिया, कितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है। सेकंड क्या है? ये एरिया कितना रख रहे हैं हम इसके अंदर, इसके ऊपर भी डिपेंड करेगी। लेकिन तीसरी चीज क्या है? कि इस एरिया की ओरिएंटेशन क्या है, मतलब इसके साथ एंगल कितना बना रही है। देखो अब मैं बता रहा हूं आपको। मान लो हमने इसको ऐसे रखा तो ये पूरा का पूरा एरिया इस इलेक्ट्रिक फील्ड के सामने आ गया। तो क्या है? सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से पास हो जाएगी। लेकिन अगर हम इसको ऐसे रखते हैं, एंगल से रखते हैं, तो क्या होगा? इस तरह से एंगल से रखते हैं क्या होगा? पूरा एरिया इसके कांटेक्ट में नहीं आएगा। तो सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो पास नहीं होगी। तो तीसरी चीज क्या होगी? अब मान लो देखो बेटा, परपेंडिकुलर रखते हैं तो सारी पास हो रही है, मतलब मैक्सिमम हो रही है। इस तरह से इसका क्या होता है? एरिया वेक्टर। क्या होता है? एरिया वेक्टर इस एरिया का। ये जो मैं मार्कर से डिनोट कर रहा हूं ये है एरिया वेक्टर। तो जब हम इसको इस तरह से रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में और एरिया के बीच में एंगल कितना है? देखो इधर ही तो एरिया वेक्टर है और इस साइड ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। तो मतलब 0 डिग्री पे मैक्सिमम। अब अगर हम इस एरिया को ऐसे रख देते हैं, ऐसे रख दो एरिया को, तो बिल्कुल थोड़ा सा एरिया, नेग्लिजिबल एरिया इसके सामने आएगा। अब मान लो एक पेज रख दिया तो पेज का कितना एरिया आएगा? कुछ नहीं आएगा, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं होगी। तो उस केस में एंगल कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ? 90 डिग्री, क्योंकि एरिया वेक्टर किधर है? बाहर की तरफ है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? इधर है। तो एंगल कितना बना है दोनों में? 90। तो जब 90 एंगल बनता है कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है? 0। तो आपको साफ साफ पता है कि कौन सा एंगल
कौन सा एंगल 0 डिग्री पे मैक्सिमम होता है और 90 डिग्री पे मिनिमम होता है? कौन सा होता है बेटा? cos थीटा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? फाई ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ई डेल्टा एस और cos थीटा। अब ये इसको ई डेल्टा एस cos थीटा इसको क्या लिख सकते हैं हम? इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। तो फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ई डॉट डेल्टा एस। दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जो हम एरिया रख रहे हैं वो उसका और इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट है, वो किसके इक्वल है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के इक्वल है। ठीक है, अब देखो आगे क्या है, इसके बाद में क्या आता है बेटा? कि हमें निकालना हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस। अभी हमने क्या किया था? सिंपल एक एरिया लिया है 2 डायमेंशनल। अगर आपको क्या दे दे? 3 डायमेंशनल कोई सरफेस दे दे, तो उसके अंदर से आपको क्या निकालना हो? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो क्या होगा? देखो मान लो इस तरह से आपको कोई एरिया दे दिया, स्फीयर दे दिया, तो हम सबसे पहले क्या लेंगे? स्फीयर का बिल्कुल छोटा सा एरिया डेल्टा एस। ठीक है, इसके अंदर से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है वो निकालेंगे। तो इसके अंदर से कितनी होगी? डी फाई ई, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा बेटा बताओ? ई डॉट डेल्टा एस, या हम ये ले लेते हैं बिल्कुल स्मॉल है तो इसको डीएस ले लेते। क्या लेंगे? डीएस। तो क्या आ जाएगा? ई डॉट डीएस। ठीक है, ये होगा स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हमें निकालनी पूरे एरिया की, तो पूरे एरिया की निकालने के लिए इसका क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। क्या करेंगे? पूरे का, इस छोटे से एरिया का निकाल लिया, इसका पूरे का क्या कर दिया हमने? इंटीग्रेशन कर दिया। क्या कर दिया? इंटीग्रेशन कर दिया। ठीक है, तो पूरे का इंटीग्रेशन करो दोनों साइड, तो इधर क्या आ जाएगा? डी फाई ई का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू ई डॉट डीएस का इंटीग्रेशन। लेकिन कहां से कहां तक होगा या कौन सा इंटीग्रेशन होगा? तो इसमें हम देखो क्या लेंगे? इसका पूरे का बिल्कुल छोटा सा एरिया लिया पहले, फिर क्या लेना? पूरा एरिया। और पूरा एरिया लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसका क्या लेना पड़ेगा? टोटल सरफेस एरिया। क्या लेना पड़ेगा? टोटल सरफेस एरिया। तो ये जो इंटीग्रेशन है ये किसके भी रिस्पेक्ट में है? टोटल सरफेस एरिया के। किसके भी रिस्पेक्ट में है? टोटल सरफेस एरिया के। तो फाई ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में डीएस। डीएस इसका पूरे का क्या मीनिंग है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है इसका क्या करना है? अपने को इंटीग्रेशन करना है किसके रिस्पेक्ट में? टोटल सरफेस एरिया के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो इसको आप ई डॉट डीएस भी लिख सकते हो, ई डीएस cos थीटा भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो अगर आपको कोई क्लोज सरफेस दे रखा है, जैसे स्फीयर दे रखा है, तो उसकी आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालोगे? पहले बिल्कुल छोटा सा एरिया क्या करोगे? सेलेक्ट करोगे। कौन सा? डीएस। क्या सेलेक्ट करोगे? डीएस। ठीक है, उसके अंदर से क्या आएगा? बिल्कुल स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगी? डी फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डीएस। अब दोनों साइड पूरे का निकालना है तो इसका पूरे का क्या करते हैं? इंटीग्रेशन। तो इधर इंटीग्रेशन, इधर भी इंटीग्रेशन। लेकिन इंटीग्रेशन कौन सा करना है आपने को ये देखना है, वो नहीं 0 से इंफिनिटी या 0 से पाई नहीं। पहले हम ले रहे थे बिल्कुल छोटा सा एरिया, पूरा एरिया लेना है तो एरिया के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, मतलब इसका पूरे का क्या करना है अपने को? सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया को हम किससे डिनोट करेंगे? इससे। ठीक, इसके लिए होता है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू सरफेस एरिया। ठीक है, और ये क्या दिखा रहा है? अब एरिया के लिए तो हम नीचे भी लिख सकते थे एरिया, लेकिन ये जो हम दिखा रहे हैं ये सर्कल, ये क्या दिखा रहा है कि कौन सा एरिया ले रहे हैं हम? क्लोज सरफेस ले रहे हैं। क्लोज सरफेस जैसे क्या होता है? स्फीयर होता है। ठीक है, तो ये था आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब आगे बढ़ेंगे हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने लिए,
गाज थ्योरम। क्या पढ़ेंगे बेटा? गाज थ्योरम। गाज थ्योरम, और इसको क्या बोलते हैं? गाज लाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। गाज थ्योरम या फिर गाज लाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो ये बेटा क्या बताता है? गाज लॉ ये क्या बताता है कि हमने अभी अभी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था, क्या था? पाई ई, वो किसके इक्वल आया था? क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या था? कि सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल था? इज इक्वल टू, क्या था हमारे पास? ई डॉट डी एस। तो इसका मीनिंग क्या है कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू ए क्लोज सरफेस। ठीक है, क्या है? सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय एनी सोर्स ओवर ए क्लोज सरफेस, ओवर ए क्लोज सरफेस। तो देखो इज इक्वल टू किसके इक्वल था? ये पाई ई। और गाज लॉ के अकॉर्डिंग ये क्या है बेटा? टोटल चार्ज इनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। तो वो हम प्रूव करेंगे, इसकी डेफिनेशन भी लिखेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। क्या लिखो बेटा? सरफेस इंटीग्रल of the surface integral of electrostatic field of a closed surface। क्लोज सरफेस को आप नाम दे दो S। क्या है? The surface integral of electrostatic field of a closed surface S enclosing a volume V that is, ये क्या है? EDS किसके इक्वल होता था? किसके इक्वल होता था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के। क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज स्पेस। इज इक्वल टू 1 by epsilon naught times the total charge enclosed in this closed surface। फिर बता रहा हूं बेटा, देखो कि द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ई और लिख दो कि द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ई ऑफ ए क्लोज सरफेस एस इनक्लोजिंग ए वॉल्यूम में वी। कि कोई क्लोज सरफेस है एस, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से कोई क्लोज सरफेस है बेटा, मान लो कोई स्फीयर है। ठीक है, इसके अंदर वॉल्यूम क्या है? कितनी है? वी। कितनी वॉल्यूम है? इसकी वॉल्यूम कितनी है? वी। सरफेस एरिया क्या है? एस। और ये स्फीयर किस में है? वैक्यूम में है। किस में? वैक्यूम में। वैक्यूम है, इसीलिए हमने एप्सिलॉन नॉट टाइम्स लिखा है। एप्सिलॉन नॉट किसके लिए यूज होता है? वैक्यूम के लिए। ठीक है, तो क्या है? इनक्लोजिंग ए वॉल्यूम वी इन द वैक्यूम भी लिख सकते हो आप। क्या लिख सकते हो? इनक्लोजिंग ए वॉल्यूम में वी इन
वैक्यूम। तो इसमें लिख दो इंक्लूडिंग ए वॉल्यूम V इन ए वैक्यूम। ठीक है, तो दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस। कि मान लो ये कोई क्लोज सरफेस है, इसके अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सरफेस इंटीग्रल है वो किसके इक्वल निकाला था हमने, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के। वो किसके इक्वल होगा बेटा, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दिस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कि इस स्फीयर के अंदर जितना चार्ज है उसका 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के इक्वल होगा। तो आप सीधी सी अगर इसकी डेफिनेशन पढ़ो तो क्या आएगी, ये तो आप नोट कर लो क्या है कि द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड E ऑफ ए क्लोज सरफेस S इनक्लोजिंग ए वॉल्यूम V इन ए वैक्यूम। कि ये मान लो कोई क्लोज सरफेस है, इसका सरफेस एरिया कितना है, S है, और वैक्यूम में कितनी वॉल्यूम कवर कर रहा है ये V। तो इसके अलोंग जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, इसके अलोंग जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है उसका अगर हम सरफेस इंटीग्रल लें, ठीक है, तो वो किसके इक्वल होगा, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन दिस। मतलब इसके अंदर जो टोटल चार्ज है ना उसका 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के इक्वल आएगा। ठीक है, तो ये तो है गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो एक बार फिर इसको मैं आपको बता देता हूं। क्या बताइए कि मान लो कोई हमारे पास ये वाला क्लोज सरफेस है, कोई स्फीयर है, होलो स्फीयर है, किसका बना हुआ है, मान लो ये कंडक्टर का बना हुआ है, इसका मेटल का बना हुआ है, ठीक है, या कंडक्टर का। इसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, ठीक है, या इसके अंदर जो चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। मान लो यहाँ पे रख रखा है कोई चार्ज, यहाँ पे कोई चार्ज रख दिया, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो क्या होगा, वो उसका जो E जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनटू में इसका क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन करेंगे। कौन सा इंटीग्रेशन करेंगे, सरफेस इंटीग्रल करेंगे। क्या करेंगे, सरफेस इंटीग्रल। तो इसके अलोंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका सरफेस इंटीग्रल किसके इक्वल होता है, हमने अभी भी निकाला था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के। किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के। और ये किसके इक्वल होगा, ये किसने बताया, गॉस लॉ ने। और ये किसके इक्वल बताया कि क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा। कि जो इस स्फीयर के अंदर टोटल चार्ज है उसको अगर एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करते हैं तो किसके इक्वल आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के इक्वल। ठीक है, तो अब इसका हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, प्रूफ। क्या करेंगे, लेट बी सपोज ए चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड, लेट ए चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ इज प्लेस्ड एट द center of a hollow sphere of radius r। कि r रेडियस का कोई क्या ले लिया हमने, स्फीयर लिया है, इसके सेंटर पे क्या रखा हुआ है, प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, हमें एक बिल्कुल छोटा सा सरफेस सेलेक्ट करना होता है। इस तरह से एक बिल्कुल क्या कर दिया हमने, बिल्कुल छोटा सा सरफेस सेलेक्ट कर दिया। जैसे आपके पास कोई बॉल है, उस बॉल के ऊपर बिल्कुल छोटा सा सरफेस आपने सेलेक्ट कर दिया, वो हम क्या मानते हैं, ये क्या है, ds होता है ये। और वैसे इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ds क्या होता है, गॉसियन सरफेस, गॉसियन
क्या लिया हमने, गॉसियन सरफेस लिया है ds, और ये वाला जो वेक्टर हमने लिया है ये वाला, ये इसका क्या है, एरिया वेक्टर है। क्या है बेटा, ये एरिया वेक्टर। ठीक है, तो अब हमें इस पॉइंट पे इस सरफेस की वजह से कितनी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो अपने को निकालनी है। इस पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ कितनी होगी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहाँ पे पॉइंट मान लो अब क्या, पॉइंट P, क्या पॉइंट है ये, पॉइंट P है। तो क्या है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, लेट सपोज ए गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस एट पॉइंट P on a surface of the sphere, कि हमने पॉइंट P पे कोई गॉसियन सरफेस ले लिया। गॉसियन सरफेस क्या होता है बेटा, बिल्कुल पूरा स्फीयर दे रखा है, उसके ऊपर हम बिल्कुल छोटा सा एक स्फीयर सेलेक्ट करते हैं, और उसका जो एरिया वेक्टर है वो क्या होता है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, वो हमने किससे दिखाया है, n से। किससे दिखाया है, n से। ठीक है, तो ये पॉइंट बोले दो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितने आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P कितनी आएगी बेटा, बताओ, एट पॉइंट P कितनी आएगी बताओ, कितनी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या होता है, क्या अपॉन में क्या होता है, r स्क्वायर। क्या होता है, r स्क्वायर। ठीक है, और डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन क्या आएगी इसकी डायरेक्शन आएगी बिल्कुल इस n के अलोंग, इसी साइड आएगी, सेम साइड, क्योंकि ये भी ऐसे ही जाएगा बाहर की तरफ। तो ये क्या आएगी, हम इसको मान लेते हैं r कैप। क्या मान लेते हैं, r कैप। तो अलोंग में आप वो अलोंग वो भी लिख सकते हो, और इसको आप r डैश से डिनोट भी कर सकते हो, r डैश से नहीं, सॉरी, r कैप से। ठीक है, किससे डिनोट करोगे, r कैप से, क्योंकि ये भी वेक्टर किसके अलोंग है, r के अलोंग। किसके अलोंग है, r के अलोंग। ठीक है, तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे डिनोट किया, r कैप। r कैप क्या मतलब, जो डायरेक्शन r के अलोंग है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो अब देखो ये आ गई अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इस एरिया एलिमेंट के अलोंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, ds के अलोंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। देखो कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स अलोंग एरिया एलिमेंट ds जो एरिया एलिमेंट लिया है, इसके अलोंग कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो कितना आएगा, देखो क्या होता है बेटा, d phi e, मान लो बिल्कुल स्मॉल एरिया, इसके अंदर से कितना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स d phi e, और d phi e किसके इक्वल होगा, e डॉट ds। किसके इक्वल, e डॉट ds। ठीक है, अब E कितना है, ds कितना है, देखो E कितना निकाला हमने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या हुआ अपॉन r स्क्वायर इनटू r कैप। ठीक है, और ds क्या है बेटा, एरिया। तो ds को हम क्या लिख सकते हैं, n कैप और ds। n कैप ds क्यों लिखा, क्योंकि हमने आपको एरिया एलिमेंट में बताया था, एरिया एलिमेंट में मैंने क्या बताया था, डेल्टा s इज इक्वल टू क्या होता था, n कैप डेल्टा s। तो हमने एरिया कितना लिया, ds, और ds किसके इक्वल आएगा, n कैप इनटू ds का मैग्नीट्यूड। तो हमने ds वेक्टर को किस फॉर्म में लिख दिया, n कैप इनटू ds। अब ये दोनों मिलके देखो बेटा क्या होगा, दोनों ही यूनिट वेक्टर है। क्या है, दोनों ही
यूनिट वेक्टर है और डायरेक्शन दोनों की क्या है, सेम। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट देखो क्या आएगा, डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा इन दोनों का, 1 × 1 × cos 0, cos 0 भी 1 क्या है, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड भी 1, तो 1 × 1 × दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0, तो cos 0 1, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो कितना बच गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हुआ अपॉन में r² और ds। ये आ गया बिल्कुल जो इस ds एरिया से इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अब हमें निकालना है पूरा स्फीयर के अलोंग, तो क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द क्लोज सरफेस क्या है, या फिर आप सीधा लिखो इंटीग्रेट ओवर द क्लोज सरफेस एरिया। जो इसका टोटल क्लोज सरफेस एरिया उसके अलोंग अपने क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है इसका पूरे के। हमने पहले क्या निकाला है, इतना सा निकाला है। अब निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूरे सरफेस में कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है टोटल निकालना है। तो क्या करेंगे, बिल्कुल छोटे से एरिया का निकाल के इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट, तो पूरे एरिया का आ जाएगा। क्या आएगा, इधर तो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, φe। अब इस साइड देखो क्या आएगा, इंटीग्रेशन करो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या हुआ अपॉन में r² ds। ठीक है, अब ये बाकी तो कांस्टेंट है वो तो निकाल लो बाहर क्या आ जाएगा, क्या हुआ अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r² और इसका इंटीग्रेशन ds का इंटीग्रेशन ऑफ ds। अब देखो ds पूरा इंटीग्रेशन ds का मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, हमने क्या लिया यहाँ पे स्फीयर, तो स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई r²। क्या आता है, 4 पाई r², तो क्या रहेगा, क्या हुआ अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r² इनटू इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 4 पाई r²। अब 4 से 4 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, r² से r² कैंसिल हो गया, कितना बच गया, क्या हुआ अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमें ये प्रूव करना था कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है φe या फिर eds वो किसके इक्वल होता है, क्या वो अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, तो ये था प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। अब देखो बेटा क्या कह रखा है इसने, एक चीज और बता रखी है कि अगर बहुत सारे चार्ज हो इसके अंदर, कि अगर बहुत सारे चार्ज हो, इफ देयर आर मच चार्जेस या मेनी चार्जेस इनसाइड द क्लोज सरफेस, मान लो क्या 1 क्या 2 क्या 3 इस तरह से बहुत सारे चार्जेस हो, देखो क्या होगा, मान लो इफ देयर आर मल्टीपल चार्जेस in a closed surface, then total phi e is equal to क्या होगा, phi e1 प्लस में phi e2 प्लस में phi e3 और अप टू phi en। अब देखो phi e1 किसके इक्वल है, क्या 1 अपॉन में एप्सिलॉन। phi e1 मतलब किस कौन से चार्ज की वजह से, क्या 1 चार्ज की वजह से, क्या 1 चार्ज की वजह से क्या आया, क्या 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट प्लस में क्या 2 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट प्लस में क्या 3 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट अप टू क्या n अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकालो कॉमन, क्या बचाएगा, क्या 1 प्लस में क्या 2 प्लस में क्या 3 अप टू में क्या n। अब देखो बेटा 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू सभी चार्जेस का सम मतलब टोटल चार्ज, तो क्या आ जाएगा, क्या अपॉन में एप्सिलॉन नॉट मतलब टोटल चार्ज इनक्लोज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फिर से गॉस थ्योरम क्या है, यहाँ पे भी फॉलो होती है, मतलब कितने ही चार्ज हो उन सारे चार्जेस का अपने को क्या लेना है, सम लेना है। ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।